हाय एवरीवन। आई थिंक कि मैनी ऑफ यू मस्ट बी नोइंग कि 2023 में जो सीसर का पेपर आया था उसको लेके यूपीएससी एस्पिरेंट्स ने एक प्ली फाइल की है डैट जो सीसर के क्वेश्चंस थे, जो सीसर का लेवल था वो उस हिसाब का नहीं था, उस स्टैंडर्ड का नहीं था जो यूपीएससी ने अपने सिलेबस में बोला है। यूपीएससी का आप सिलेबस देखोगे तो वहाँ पे क्लियरली लिखा है कि क्लास 10 तक की मैथ्स आएगी, बट आप पेपर देखोगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि वो मैथ्स आप क्लास 10th में नहीं पढ़ोगे। इस चीज़ को लेके यूपीएससी ने अपना आंसर भी दिया था, जस्टिफिकेशन भी दिया था कि जो उसमें क्वेश्चंस हैं वो आप बेसिक कॉमन सेंस से सॉल्व कर सकते हो। इवन दो आई एम फ्रॉम आईआईटी दिल्ली, बट मुझे भी नहीं पता कि वो क्वेश्चन आप बेसिक कॉमन सेंस से कैसे सॉल्व करोगे। सो काफ़ी लोग को उस केस के बारे में तो पता है, बट उसके साथ साथ 2022 में जो यूपीएससी ने प्री के आंसर की रिलीज़ की थी उसको लेके भी काफ़ी डिस्प्यूट है, और उसको लेके भी जो डॉक्यूमेंट्स जो एनेक्शर सबमिट किए गए हैं उसमें 2022 के की को लेके भी क्वेश्चंस उठाए गए हैं। 2022 के आंसर की में एक दो क्वेश्चन नहीं, 5 क्वेश्चन ऐसे हैं जो डिस्प्यूटेड हैं, जिनका आंसर यूपीएससी ने कुछ गलत दिया है और यहाँ पे उसको प्रूफ के साथ बताया गया है। एंड उसके बाद एक क्वेश्चन जो है वो यूपीएससी ने ड्रॉप भी किया है। आपको पता ही है कि 2022 का कट ऑफ 88.22 था। ये आप देखो, ये प्री में जनरल कट ऑफ 88.22 था, बाकी ईडब्ल्यूएस ओबीसी का आप देख सकते हो। तो आप समझ सकते हो ना कि एक क्वेश्चन भी गलत हो रहा है या फिर ड्रॉप हो रहा है तो अगर आप लिस्ट के अंदर भी हो तो सीधे लिस्ट के बाहर हो जाओगे, क्योंकि जब आपका एक क्वेश्चन गलत होता है तो सिर्फ 0.66 मार्क्स नहीं जाता है। जो आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं वो तो आपका गलत होगा ही, साथ में 0.66 नेगेटिव जाता है। डैट मीन्स कि आप एक क्वेश्चन गलत करते हो तो आपका 2.66 मार्क्स जाता है। एंड इसी की वजह से काफ़ी स्टूडेंट्स का रिजल्ट अफेक्ट हुआ है। इस डॉक्यूमेंट में काफ़ी मार्कशीट भी अटैच किए गए हैं टू शो कि कितने लोगों का अफेक्ट हुए हैं। लेट मी शो यू। ये आप देख सकते हो पेपर 1 में 86.87 मार्क्स है। ये एक और मार्कशीट आप देखो 86.87। यहाँ एक और मार्कशीट देख सकते हो, यहाँ भी 86.87 है। यहाँ भी देखो 86.87 मार्क्स। यहाँ भी देखो 86.87 मार्क्स। यहाँ देखो 86.20, 86.20, 86.20, 85.52, 85.52। ऐसे ही आप मल्टीपल मार्कशीट देख सकते हो। मैं इस पूरे पीडीएफ को अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा, आप इस पीडीएफ को देख लेना, क्योंकि जिन क्वेश्चन का आंसर यूपीएससी ने गलत दिया है एटलीस्ट आपकी नॉलेज में होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि कुछ डिस्प्यूटेड हैं। लेट मी शो यू। ये सारे क्वेश्चन सेट ए के हैं। यहाँ क्वेश्चन नंबर 74 देखो, ये जो इंडियन सैनिटेशन कोलिशन वाला क्वेश्चन आया था इसमें यूपीएससी ने बोला था कि डी आंसर जो है करेक्ट है, दैट इज़ नीदर 1 नॉर 2, बट जो एक्सप्लेनेशन दिया गया उस हिसाब से आंसर बी होना चाहिए, दैट इज़ स्टेटमेंट 2 जो है वो सही होना चाहिए। लेट अस सी स्टेटमेंट 2 क्या है। द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स इज़ एन एपेक्स बॉडी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड प्रोवाइड्स इनोवेटिव सॉल्यूशन टू एड्रेस द चैलेंजेस ऑफ अर्बन इंडिया। यहाँ पे देखो एनेक्शर ए को सबमिट किया गया है, अटैच किया गया है। एनेक्शर ए क्या है? ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर का एनुअल रिपोर्ट है 2020-2021 का। यहाँ देखो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर, यहाँ पे क्लियरली लिखा है कि NIUA इज़ एन एपेक्स थिंक टैंक सेटअप फॉर मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर। और इसका काम क्या है? इट इज़ अ प्रीमियर इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च, कैपेसिटी बिल्डिंग एंड डिसमिनेशन ऑफ नॉलेज फॉर द अर्बन सेक्टर। इसके बाद देखो ये आपका NIUA की वेबसाइट है, यहाँ पे क्लियरली यही लिखा गया है कि इट इज़ एन ऑटोनॉमस बॉडी सेटअप इन 1976 अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर। और बाकी इसका फंक्शन क्या है यहाँ पे आप देख सकते हो, टू प्रोवाइड इनोवेटिव सॉल्यूशन टू एड्रेस द चैलेंजेस ऑफ द फास्ट अर्बनाइजिंग इंडिया एंड पेव द वे फॉर मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल सिटी ऑफ द फ्यूचर। नेक्स्ट सोर्स इज ऑल्सो फ्रॉम अर्बन रिवर वेबसाइट अबाउट NIUA. NIUA was appointed as an apex body to support and guide Government of India in its urban development plan. Since then, it has worked closely with the Ministry of Housing and Urban Affairs alongside other government and civil sectors to identify key areas of research. तो पहले क्वेश्चन को आप देखोगे एंड जो एक्सप्लेनेशन दिया गया उसके हिसाब से तो आपको 2 जो है वो श्योरली करेक्ट दिखेगा, बट यूपीएससी ने यहाँ पे डी माना था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 देखो, ये क्वेश्चन रिट्स को लेके था, यूपीएससी ने इसका डी माना था। यहाँ पे आपको करेक्ट स्टेटमेंट को बताना था। यूपीएससी ने तीनों करेक्ट माना है 1 2 3, बट जो रेफरेंस दिया गया है, जो एक्सप्लेनेशन दिया गया है उस हिसाब से स्टेटमेंट 2 जो है वो इनकरेक्ट है।
तो इसका करेक्ट आंसर क्या होता? 1 and 3 ओनली। स्टेटमेंट 2 क्या बोल रहा है? मैंडमस विल नॉट लाई अगेंस्ट द कंपनी इवन दो इट मे बी अ गवर्नमेंट कंपनी। बट ये स्टेटमेंट गलत है और इसका एक्सप्लेनेशन क्या है? मैंडमस इज अ कमांड इशूड बाय द कोर्ट to public official asking him to perform his official duty that he has failed or refused to perform. It can also be issued against any public body, a corporation, an inferior court, a tribunal, or a government for the same purpose. It is usually not usable against private entity unless it is entrusted with a public duty. Annexure 2 देखो आप, Annexure 2 दिल्ली हाई कोर्ट की जजमेंट है, एस.सी. शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 2007। यहाँ देखो मैंडमस के बारे में बोला गया है, इट इज़ यूज्ड फॉर एनफोर्समेंट ऑफ वेरियस राइट ऑफ पब्लिक और टू कंपेल पब्लिक स्टैट्यूटरी अथॉरिटी टू डिस्चार्ज देयर ड्यूटी एंड टू एक्ट विद इन देयर बाउंड्स। इट मे बी यूज्ड टू डू जस्टिस व्हेन देयर इज अ रॉन्गफुल एक्सरसाइज ऑफ पावर और रिफ्यूजल टू परफॉर्म ड्यूटी। दिस रिट इज एडमिरेबली इक्विप्ड टू सर्व एज अ जुडिशियल कंट्रोल, especially in view of the word used in Article 226. However, the scope of nature of the duty to be enforced rather than identity of the authority against whom it is sought. If private body is discharging a public function and the denial of any right is in connection with a public duty imposed on such body, the public law remedy can be enforced. The duty cast on public body may be either statutory or otherwise, and the source of such power is immaterial, but nevertheless there must be public law element in such action. तो जो यहाँ पे स्टेटमेंट 2 बोला गया है, स्टेटमेंट 2 यहाँ बोल रहा है कि मैंडमस विल नॉट लाई अगेंस्ट द कंपनी इवन दो इट मे बी अ गवर्नमेंट कंपनी। तो ये गलत है, क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट कंपनी जो एक पब्लिक ड्यूटी परफॉर्म करेगी वो मैंडमस के एम्बिट में आएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 60 देखो आप, इसमें यूपीएससी ने बी बोला था, दैट इज़ जो करेक्ट आंसर है वो 2 and 3 है, बट एक्सप्लेनेशन ये बोलता है कि इसका डी होना चाहिए, 1, 2 and 3 तीनों सही होना चाहिए। यूपीएससी के हिसाब से 1 जो था वो गलत था। क्वेश्चन क्या था? अकॉर्डिंग टू कौटिल्य अर्थशास्त्र विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट। 1 क्या बोल रहा है? अ पर्सन कुड बी अ स्लेव एज अ रिजल्ट ऑफ जुडिशियल पनिशमेंट। यहाँ पे 2 सोर्सेज दिए गए हैं, पहला NIOS की टेक्स्ट बुक है और दूसरा एक R रामा शास्त्री पेपर पब्लिश किए तो उनका है। NIOS तो काफ़ी लोग पढ़ते भी हैं, फॉर एंशिएंट एंड मिडिवल इंडिया। लेट अस सी उसमें क्या बोल रहा था। ये NIOS के टेक्स्ट बुक का स्नैपशॉट है। द अर्थशास्त्र स्टेट दैट अ मैन कुड बी अ स्लेव बाय बर्थ, बाय वॉलंटरी सेलिंग हिमसेल्फ, बाय बीइंग कैप्चर्ड इन अ वॉर और एज अ रिजल्ट ऑफ जुडिशियल पनिशमेंट। सो सेम टू सेम लाइन जो क्वेश्चन में दी गई थी वही डिट्टो वर्डिंग यहाँ पे है। आप इसको पढ़ के गए होते तो आप टिक लगा के आते, बट यूपीएससी इसको रॉन्ग मानी है। सो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो गया 60। इसके बाद 61 देखो, यूपीएससी ने इसको ड्रॉप कर दिया था एंड ड्रॉप करने के बाद तो बहुत से रीजंस लोग दे रहे थे कि इस वजह से ड्रॉप किया गया, उस वजह से ड्रॉप किया गया, बट कोई क्लियर एक्सप्लेनेशन नहीं आया कि इस क्वेश्चन को ड्रॉप किया क्यों गया। क्योंकि जितने भी स्टेटमेंट थे ना, ये पहले भी कोचिंग वाले जब आंसर की निकाल रहे थे तो उन्होंने भी इसका कुछ आंसर अपने हिसाब से बताया था। यूपीएससी जब भी कोई क्वेश्चन ड्रॉप कर रही है, क्योंकि ये पहली बार नहीं हो रहा है, इसके पहले भी यूपीएससी क्वेश्चन ड्रॉप कर चुका है, और जब भी यूपीएससी क्वेश्चन ड्रॉप करती है तो इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट एस्पिरेंट्स को पड़ता है। आप एग्ज़ाम में बहुत टाइम लगा के ब्रेनस्टॉर्मिंग करके एक आंसर तक पहुंचोगे, फाइनली आपको पता चलेगा बाद में कि यूपीएससी ने उस क्वेश्चन को हटा दिया है, और इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं रहता है। ऐसा कोई रीज़न यूपीएससी अपनी तरफ से देती नहीं है कि इस क्वेश्चन को किस वजह से हटाया गया, क्या रीज़न है कि ये क्वेश्चन जो है वो एम्बिगुअस है, नथिंग, नील। यहाँ पे आप एक्सप्लेनेशन पढ़ लेना, मैं इस PDF को डाल दूंगा मैं टेलीग्राम पे, सो आप एनेक्चर भी देख लेना और एक्सप्लेनेशन भी देख लेना। यहाँ पे स्टेटमेंट 1 जो है वो करेक्ट बताया गया है, स्टेटमेंट 2 जो है वो करेक्ट बताया गया है, स्टेटमेंट 3 जो है वो इनकरेक्ट बताया गया है, और जो सोर्सेज हैं वो RBI के सोर्सेज हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 80 देखो, विथ रेफरेंस टू इंडियन लॉ अबाउट वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ यूपीएससी ने बोला था कि B सही है, डैट इज़ ओनली 2 सही है, लेकिन एक्सप्लेनेशन के हिसाब से A सही होना चाहिए, डैट इज़ 1 and 2 बोथ सही होना चाहिए। यूपीएससी 1 को गलत मान रही है। वाइल्ड लाइफ एनिमल आर द सोल प्रॉपर्टी ऑफ गवर्नमेंट। यहाँ पे स्टेटमेंट 1 करेक्ट क्यों, उसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 मेंशन दैट एवरी वाइल्ड एनिमल अदर देन वर्मिस which is hunted shall be the property of state government, and where such animal is hunted in a sanctuary or national park declared by central government, such animal or any animal article shall be the property of central government। जो एनेक्चर दिया गया है वो ट्राइबल मिनिस्ट्री का है। एनेक्चर 5 देखो, दिस इज एनेक्चर 5, ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 की कॉपी है।
पॉइंट 39 देखो, वाइल्ड एनिमल एक्सेट्रा टू बी द गवर्नमेंट प्रॉपर्टी। इसके बाद वह एक्सप्लेन किया गया है। तो यहाँ पे क्लियरली लिखा है कि जो वाइल्ड एनिमल हैं वो गवर्नमेंट की सोल प्रॉपर्टी हैं, बट यूपीएससी ने इसको गलत माना है एंड यूपीएससी ने इसका बी बोला है। तो ये भी क्वेश्चन एक डाउटफुल क्वेश्चन है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखो आप, विथ रेफरेंस टू फॉरेन ओन्ड ई कॉमर्स फर्म ऑपरेटिंग इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ आर करेक्ट। यूपीएससी ने इसका डी बोला है, डेट इज़ कोई सही नहीं है, ना 1 ना 2, बट जो एक्सप्लेनेशन दिया गया है उस हिसाब से इसका बी होना चाहिए, मतलब 2 सही होना चाहिए। 2 क्या बोलता है, द डिग्री टू विच दे कैन ओन बिग सेलर ऑन देयर प्लेटफॉर्म इज़ लिमिटेड। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया गया है, ई कॉमर्स एंटिटी प्रोवाइडिंग अ मार्केट प्लेस will not exercise ownership or control over the inventory that is goods purported to be sold. Such an ownership or control over the inventory will render the business into inventory based model. Inventory of a vendor will be deemed to be controlled by e-commerce marketplace entity if more than 25% of purchase of such are from the marketplace entity or its group companies. तो यहाँ पे 25% की लिमिट दी गई है और वही चीज़ यहाँ पे बोल रहा है कि द डिग्री टू विच दे कैन ओन बिग सेलर ऑन देयर प्लेटफॉर्म इज लिमिटेड। तो ये लिमिटेड टू 25% होना चाहिए, बट यूपीएससी ने इसको गलत माना है। यूपीएससी बोल रही है इसका नीदर 1 नॉर 2 होगा। ये जो सोर्स है वो DPIIT का सोर्स है। मतलब आप टोटल देखोगे तो 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4, 5 क्वेश्चन का आंसर जो है एम्बिगुअस है और 1 क्वेश्चन को ड्रॉप कर दिया गया है। डैट मीन्स टोटल 6 क्वेश्चन जो है वो अफेक्टेड हैं। और आई थिंक कि आपको पता होना चाहिए कि क्या चल रहा है। बीइंग अ यूपीएससी एस्पिरेंट आप सभी को एटलीस्ट इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि इस बार बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो कि यूपीएससी जिस हिसाब से चाहता था या फिर एस्पिरेंट जिस हिसाब से चाहते थे उस हिसाब से अनफोल्ड नहीं हुई हैं। अभी भी क्लोज टू 4 या 5 केसेस चल रहे हैं, चाहे आप 2022 के आंसर की को ले लो या फिर 2023 के सीसेट के पेपर को ले लो। कोविड में जो अफेक्टेड एस्पिरेंट थे उनकी भी डिमांड है एक्स्ट्रा अटेम्प्ट को लेके। सो काफ़ी चीज़ें पाइप में, वी डोंट नो कि रिज़ल्ट क्या आता है, बट एटलीस्ट इस वीडियो से जो लोग 2024 का या 25 का अटेम्प्ट देने वाले हैं, आप PYQ पढ़ोगे तो इन क्वेश्चन को देख लेना, थोड़ा ओवरव्यू ले लेना। इस PDF को मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा, सो आप इसके एक्सप्लेनेशन को आराम से पढ़ लीजिएगा। मेरे टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बाकी देखो 2024 के लिए क्या करना है, कैसे करना है, और जो क्वेश्चन ऐसे डिस्प्यूटेड आते हैं उनसे कैसे डील करना है, इन सब बातों के लिए, इन सब डाउट के लिए आपके दिमाग में एक चीज़ क्लियर होना चाहिए कि सब कुछ फेयर नहीं है इस एग्ज़ाम में और ना फेयर होगा। लक फैक्टर इन्वॉल्व है, एटलीस्ट प्री के स्टेज में अच्छा खासा लक फैक्टर रहता है। तो जो आपके हाथ में नहीं है, जो आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो, उस पर बहुत ज़्यादा सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है।